हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल से ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड देखते हैं आपके भूगोल में से कौन कौन से आएंगे। तो भूगोल में आपका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, और इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन कौन से आ सकते हैं। पहला, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है ना। नवीकरणीय संसाधन क्या है? कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पवन ऊर्जा है या खनिज तेल है ना। तो जो हमेशा नया बन सकता है उसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं ना। तो हमेशा नया पवन ऊर्जा हमेशा बनती रहती है, इसलिए पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा आपका सतत पोषण विकास की अवधारणा कौन सी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, है ना। ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई जिसमें सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रेजेंट किया गया था, है ना। देखिए ब्रुटलैंड रिपोर्ट, रियो सम्मेलन, एजेंडा 21 या क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। तो सतत पोषण विकास की अवधारणा ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो 1987 में आई थी, उसमें इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था पहली बार। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन है ना। हमारा जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितने प्रतिशत भागों पर वन उपलब्ध है ना। तो वन उपलब्ध आपके टोटल 24% हिस्से पर है ना। तो 24% आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना। जो भूमि की है ना वैल्यू घट रही है ना, तो उसका सबसे निम्न कारण क्या है ना। मुख्य मतलब कारण क्या है? तो मुख्य कारण आपका है अति पशुचारण, है ना। हम अपनी ज़मीन पर अत्यधिक पशुचारण करते हैं, उसकी वजह से इसका जो भूमि निम्नीकरण है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। किस प्रकार की मिट्टी को कपास की मिट्टी कहते हैं ना। कपास की मिट्टी या कपास कौन सी मिट्टी में उत्पन्न होता है? तो कपास काली मिट्टी है ना। इसको रेगूर मृदा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, रेगूर है ना, ये भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा सवाल, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इनमें से कौन सा संसाधन है वो मानव निर्मित है ना। नदियाँ है, सौर ऊर्जा है, वन है या सड़कें है ना। तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? सड़कें है ना। सड़कें मानव निर्मित है। भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया कौन सी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी, है ना। तो भारत में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है ना, 1951 से ही हमने संसाधन नियोजन की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ कर दी थी। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है, लेटेराइट मिट्टी केरल में पाई जाती है ना। देखिए अगले और कुछ सवाल देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, पट्टी खेती किससे संबंधित है ना। जो पट्टी, एक पट्टी बना के खेती की जाती है वो किससे संबंधित है? तो वो मिट्टी के संरक्षण से संबंधित है ना। मिट्टी का संरक्षण करते हैं पट्टी खेती से। तो पट्टी खेती का आप याद रखना, मिट्टी के संरक्षण से संबंधित है। अगर निम्न में से कौन सा संसाधन जैव के अंतर्गत आता है ना। जैव संसाधन कौन सा है? पेट्रोल, कोयला, जीवाश्म ईंधन या मछलियाँ। तो जैव संसाधन कौन सी है? मछलियाँ जैव संसाधन है ना। देखिए एजेंडा 21 किससे संबंधित था? तो एजेंडा 21 पेट्रोल, कोयला, जीवाश्म ईंधन या सतत विकास कार्यक्रम। तो पेट्रोलियम ये एजेंडा 21 जो हुआ था वो सतत विकास कार्यक्रम से संबंधित था। अगले कुछ और सवाल देखिए। भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है ना। सबसे अधिक मिट्टी भारत में कौन सी पाई जाती है? तो भारत में नदियाँ ज़्यादा है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम था वो 1976 में शुरू किया गया था, है ना। भारत में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? तो खेती अपने यहाँ 54% भूमि पर होती है ना। और चंबल घाटी में जो भूमि अपरदन है वो कौन से प्रकार का है ना। तो चंबल घाटी में खड्ड भूमि अपरदन है ना, खड्डे बढ़ जाते हैं इसलिए खड्ड भूमि अपरदन कहते हैं। अगले देखिए आप 16, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है ना। लेटेराइट शब्द जो लिया गया वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है ना। ये लेटर शब्द है, ग्रीक भाषा का है। और इस लेटर का अर्थ क्या होता है? इस लेटर का अर्थ होता है ईंट, है ना। अर्थ भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन है ना। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का अपना 33% भाग क्या है? वन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एक पुस्तक कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल है ना। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है ना। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल सुमेचर की पुस्तक है, याद रखना आपको।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से, है ना, सबसे पहले संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने शुरू की थी? तो सबसे पहले ये क्लब ऑफ रोम से शुरू हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। अगला देखिए भी, पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को, है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र है ऐसा पर्वत, यहाँ तलहटी में जो एरिया बन जाता है, जो नदी आती है और तलहटी में एरिया बनाती है, उसे क्या कहते हैं ना, तो उसे द्वार, छो या तराई कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, तराई का एरिया होता है ना, खादर, बांगर, भाबर और तराई 4 नदियों के एरिया होते हैं, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब एक कोई अति लघुतात्मक प्रश्न आएगा, उसमें से देखिए आपके क्या क्या बन सकता है। अति है, पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए, ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं? तो उत्पत्ति 2 ही प्रकारों में हुई है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, है ना। जिसमें जीवन है वो जैव संसाधन और जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव वस्तु, अजैव संसाधन, है ना। दूसरा, भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या है ना, भूमि निम्नीकरण क्यों होती है ना। पहला है जल के कारण मृदा का अपरदन होना, है ना, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक पशुचारण, है ना, मृदा का लवणीय क्षारीय होना और उद्योगों से निकले अपशिष्ट पदार्थ, ये याद रखिए। अगला है कि भूमि निम्नीकरण के उपाय समझाए, है ना। भूमि निम्नीकरण किन वजहों से होता है? तो भूमि निम्नीकरण है अधिक से अधिक वृक्षारोपण और वनोन्मूलन को रोक के हम भूमि निम्नीकरण को सही कर सकते हैं ना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो अति पशुचारण होता है उसको रोक सकते हैं, है ना। रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि कम करके इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है ना। तो संसाधनों का अत्यधिक दोहन से करेंगे तो समाज में असंतुलन होता है ना, अमीरी गरीबी बढ़ती है ना, और असंतुलन से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण, भूमंडलीय तापन, है ना, वैश्विक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है ना। और कुछ व्यक्तियों के लिए संसाधनों का ह्रास हो रहा है ना, जो अमीर व्यक्ति हैं उनके लिए तो संसाधन उपलब्ध है ना, आने वाली पीढ़ियों को संसाधन नहीं मिलेंगे, ये याद रखना है। फिर है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। मृदा का अपरदन क्या होता है ना। तो मृदा का अपरदन सीधी सी बात है कि जल और वायु दोनों द्वारा होता है, और मृदा का बहाव हो या कटाव हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो मृदा संरक्षण किया जाता है वो कैसे कर सकते हैं हम, है ना। तो मृदा संरक्षण पहला तो है वृक्षारोपण कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण, वनोन्मूलन को रोकना है ना, वन नहीं काटना है आपको, है ना, और अति पशुचारण जो हो रहा है उसको कम करना है, जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा कंट्रोल करना है ना, और रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना है, और जो ढलान वाले एरिया है वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करनी, तो इससे आपका मृदा अपरदन रुक सकता है, ठीक है। आगे एजेंडा 21 क्या है ना। तो एजेंडा 21 एक घोषणा थी, 1992 में की गई थी, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विकास कार्यक्रम था, और इसमें हमने भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करने का उद्देश्य रखा था। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, सतत पोषण विकास को परिभाषित कीजिए। सतत पोषण विकास क्या है? तो सतत पोषण विकास में सीधा है कि अब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना है, और विकास में भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करनी है ना, कि जितना हमें चाहिए उतना यूज़ करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना है, वही क्या है, सतत पोषण विकास, है ना। तो ये कुछ सवाल है, ये आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपके 2 नंबर इसमें से कहीं नहीं जाएंगे। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।